मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को भी हो क्लास 10th में और इस बार 2026 में देने वाले हो अपना हिंदी का पेपर, है ना। तो भाई 2026 में हिंदी का पेपर आप लोग अगर देने वाले हो तो आज की इस क्लास को जरूर आप लोग पूरा का पूरा देख लेना। क्योंकि भाई देखो, आज मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ 18 फरवरी का हिंदी का पेपर, है ना। 18 फरवरी का जो हिंदी का पेपर है वो पूरा का पूरा वायरल हो चुका है। और यहाँ पर देखो, आज का मेरा कोड है 822 VR कोड है। तो इस पेपर को जरूर तैयार कर लेना मेरे पर बच्चों। यहाँ से आप लोगों का पूरा पेपर फंसने वाला है। गारंटी पूर्वक मेरे पर बच्चों मैं कह सकता हूँ कि आज की इस क्लास में आप लोगों का 70 में 70 नंबर भी पक्का हो जाएगा। अब देखो, इतना सब कुछ करने के बाद अब यहाँ पर देखो, मेरा यहाँ पर पेपर देने जा रहा है तो अपना अनुक्रमांक और नाम वगैरह सब कुछ लिख देना। समय आप लोगों का दिया है, समय 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है। अब चलिए भाई आगे देखिए, यहाँ पर मेरा नोट करके दिया है, कि नोट वो जरूर पढ़ना। नोट करके दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि 15 मिनट तक आप लोगों को अपने पेपर को पढ़ना पड़ेगा। निर्देश दिया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। मतलब कि इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना, सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर देना पड़ेगा। निर्देश नंबर 2 कहता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों जैसे कि खंड आ तथा खंड बा में विभक्त होने वाला है। यह जो आप लोगों का जो प्रश्न पत्र होगा खंड आ तथा खंड बा में विभक्त होने वाला है। और निर्देश नंबर 3 कहता है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर हमको OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित कर देना है। इसके बाद आगे देखो निर्देश नंबर 4 देखो क्या कहता है। निर्देश नंबर 4 कहता है कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। और निर्देश नंबर नेक्स्ट कहता है कि 5 कहता है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। देखो, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कहने का मतलब जो प्रश्न 1 नंबर का होगा उसका आगे 1 लिखा होगा, जो प्रश्न 6 नंबर का होगा उसका आगे 6 लिखा होगा, जो प्रश्न 2 नंबर का होगा उसके आगे 2 लिखा होगा। तो सभी के सभी प्रश्नों का अंक उसके सम्मुख अंकित है। इसमें आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। अब आगे देखो, यहाँ पर निर्देश नंबर नेक्स्ट कहता है कि निर्देश नंबर 6 कहता है कि निर्देश नंबर नेक्स्ट कहता है कि खंड बा में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है। निर्देश नंबर नेक्स्ट कहता है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न आता है उस पर समय बिल्कुल भी नष्ट ना करें। और इसके बाद आप चलिए पेपर आप लोगों का मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि पेपर देखिए, अब आप लोगों का यहाँ से पेपर वाइज स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है कि खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। भाई देखो, 1 नंबर का प्रश्न आएगा। कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। ए ऑप्शन दिया है कि मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। मित्रता जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। बी ऑप्शन दिया है कि दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है। सी ऑप्शन दिया है कि गबन मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। डी ऑप्शन दिया है कि भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। ये मेरे देखो 4 ऑप्शन है। लेकिन भाई देखो, पेपर देने जाना तो आप लोगों को कौन सा राइट आंसर करना है। आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सही करना है कि गबन जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। सी ऑप्शन को सही करना है। चलो आगे देखो, अगला मेरा प्रश्न नंबर 2 कहता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। देखो, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि भाई भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा भारत दुर्दशा जो है मेरी एकांकी विधा की रचना हो जाएगी। इसके बाद देखो, अगला मेरा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 कहता है कि सेवा सदन भाई उपन्यास के लेखक कौन है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, 1 नंबर का पेपर में प्रश्न आ जाएगा। देखो, सेवा सदन उपन्यास के लेखक जो है यहाँ पर हमारे प्रेमचंद्र इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो आगे देखो, फिर भाई मैं आगे बात करता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा 5 है, प्रश्न नंबर 5 कहता है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। देखो, 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे। देखो, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हमारे प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ जाएगा। देखो, अगर हम बात करें कि शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मेरे भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, ये शुक्ल युग के नाटककार नहीं हैं।
अब आगे देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे कि रामचंद्रिका के रचयिता कौन है। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है, तो भाई 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ जाएगा। ए ऑप्शन दिया तुलसीदास, बी ऑप्शन दिया केशवदास, सी ऑप्शन दिया मैथिली शरण गुप्त, डी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद। लेकिन हमसे पूछा गया कि रामचंद्रिका के रचयिता कौन है, तो भाई देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवदास, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखो प्रश्न नंबर 7 कहता है कि गंगा लहरी जो है रचना है। गंगा लहरी भाई किसकी रचना है, तो देखो गंगा लहरी किसकी रचना है, 1 नंबर का पेपर में प्रश्न आएगा। तो गंगा लहरी किसकी रचना है, ए ऑप्शन दिया पद्माकर, बी ऑप्शन दिया बिहारी की रचना है, सी ऑप्शन दिया भूषण जी की रचना है, डी ऑप्शन दिया मोतीराम जी की रचना है। तो भाई हमसे पूछा गया कि जो गंगा लहरी जो है किसकी रचना है, तो गंगा लहरी जो है पद्माकर जी की रचना हो जाएगी। ए ऑप्शन इसका सही करेंगे। चलिए अच्छा फिर आगे देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि रीतिकालिक रचना क्या है। 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि रीतिकालिक रचना क्या हो जाएगी। देखो रीतिकालिक रचना जो हो जाएगी यहाँ पर भाई प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि रामचंद्रिका जो है रीतिकालिक रचना हो जाएगी, रामचंद्रिका को सही करेंगे। और प्रश्न नंबर 9 कहता है कि साकेत जो है किस युग की रचना है। 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि साकेत जो है किस युग की रचना हो जाएगी। देखो अगर हम बात करें कि साकेत जो है किस युग की रचना हो जाएगी, तो साकेत जो है मेरी द्विवेदी युग की रचना हो जाएगी। तो आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विवेदी युग। अब आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि नीरजा के रचनाकार कौन है। भाई नीरजा के रचनाकार कौन है, प्रश्न नंबर 10 कहता है कि नीरजा के रचनाकार कौन है। 1 नंबर का देखो प्रश्न आएगा। तो नीरजा के रचनाकार यहाँ पर मेरे महादेवी वर्मा जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो महादेवी वर्मा जो है ये नीरजा के रचनाकार हो जाएंगे। इसके बाद चलिए फिर मैं आगे बात करता हूँ प्रश्न नंबर जो मेरा 11। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि ऊधों में ब्रज बिसरतनाएं, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, उपर्युक्त पंक्ति में भाई कौन सा रस हो जाएगा। 1 नंबर का देखो पेपर में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 12 कहता है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार हो जाएगा। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो देखो पीपर पात सरिस मंडोला में मेरा उपमा अलंकार हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही कर देना। अब आगे देखो अगला प्रश्न मेरा 13। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि रोला जो है, रोला छंद किस प्रकार का छंद है। 1 नंबर का पेपर में आएगा कि रोला छंद जो है किस प्रकार का छंद है। तो 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सममात्रिक छंद है। रोला जो है मेरा सममात्रिक छंद है। तो भाई इसका ए ऑप्शन से करेंगे, रोला मेरा सममात्रिक छंद हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में कि अनुचर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो भाई अनुचर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो 1 नंबर का पेपर में प्रश्न आएगा। देखो अगर हम बात करें अनुचर के बारे में, तो भाई अनुचर में मेरा अनु उपसर्ग लगा है, यानी कि इसका ए या बी ऑप्शन सही करेंगे। अब आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि शताब्दी में कौन सा उपसमास लगा है। तो भाई शताब्दी में कौन सा समास है। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि शताब्दी में कौन सा समास है। देखो शताब्दी में मेरा द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही करेंगे। आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा कि मछली का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो फिर देखो मछली का पर्यायवाची शब्द मेरा मीन जो है, ये मेरा मछली का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अब आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि खीर का तत्सम रूप क्या होता है। खीर का तत्सम रूप क्या होगा। तो भाई 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ जाएगा। देखो खीर का तत्सम रूप मेरा क्षीर होता है। और प्रश्न नंबर 18 कहता है कि मोहन गीत गाता है, रचना की दृष्टि से यही किस प्रकार का वाक्य है। मतलब कि जो मोहन जो है गीत गाता है और रचना की दृष्टि से यही किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा। तो भाई देखो 1 नंबर का प्रश्न ये भी देखो आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। तो ये मेरा एक सरल वाक्य हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि वह जा रहा है यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा। वह जा रहा है यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा। तो भाई देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक साधारण वाक्य हो जाएगा, साधारण वाक्य सही करेंगे। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 20 कहता है कि मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है। तो 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ जाएगा कि मुझे से चला नहीं जाता, इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भावी प्रयोग। तो भाई इसमें मेरा भावी प्रयोग हो जाएगा।
अब आगे देखो, अब यहाँ से देखो मैंने आप लोगों को 20 प्रश्न के उत्तर बता दिए। यही आप लोगों के वायरल प्रश्न हैं, इनको आप लोग तैयार कर लो और यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आगे देखो, फिर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ, मैं आगे ले चलता हूँ। यहाँ से देखो आप लोगों का पूछा जाएगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक गद्यांश होगा, उसके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखो 3 × 2 मिलाकर 6 नंबर का पूछा जाएगा। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे कि मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें उनकी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। अर्थात उसके पीछे व्यक्ति के लाभ और भोग की, है ना, आप लिखा है भोग की। इसके बाद आगे देखो, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भोग की भावना प्रधान न होकर व्यक्ति त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। व्यक्ति का स्वार्थों और स्वायत्तों पर जोर ना देकर व्यक्तिगत कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए, है ना, जोर देना चाहिए। हमारी प्रत्येक कार्रवाई इसी तराजू पर तोली जानी चाहिए। अब यहाँ पर देखो लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ यहाँ पर लिख देना, हेडिंग डाल के संदर्भ लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। ये मेरा पहला प्रश्न है। और इसके बाद फिर मेरी रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर लिख देना। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिख देना कि यहाँ पर डालना रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें लिखना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि देश में अन्याय और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, इसी में समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है। हमें नैतिकता पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें मनुष्य के त्याग की भावना सम्मिलित हो। समाज के कल्याण की और भी हमें ध्यान देना चाहिए, तभी इस भारतीय संस्कृति पर आधारित आर्थिक ढांचा निर्मित हो सकेगा। हम जो भी धन अर्जित करें उसके मूल और लोक कल्याण की भावना निहित होनी चाहिए। तो ये देखो आप लोगों का इसका रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। और तीसरा प्रश्न देखो मेरा पूछा गया है कि हमें अपने आर्थिक व्यापार किस भावना से प्रेरित करना चाहिए। तीसरा प्रश्न कहता है कि हमें अपने आर्थिक व्यापार किस भावना से प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पर भाई उत्तर करके लिख देना कि हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिकता चेतना या संस्कृति के आधार पर अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। फिर मेरा देखो दूसरा प्रश्न कहता है कि दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे कि अन्यायों एवं अत्याचारों को रोकने का उपाय क्या है। मतलब कि अन्यायों और जो अत्याचार जितने भी होते हैं उन सबको भाई रोकने का उपाय क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अन्यायों और अत्याचारों को रोकने का प्रमुख उपाय यह है कि हमारे अंदर व्यक्तिगत लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना प्रमुख होनी चाहिए, है ना। तो हमारे अंदर त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना होनी चाहिए। अब चलो आगे देखो, इसके बाद मेरा देखो अथवा करके लिखा है। अब भाई देखो यहाँ पर अथवा करके दिया गया कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अच्छा, ये इस गद्यांश पर आधारित हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि इस प्रकार हैं, देख लीजिए। पहला प्रश्न देखो हमसे पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न पूछा गया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। अब चलिए भाई आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ खंड भाग, यहाँ पर बा ऑप्शन दिया है। दूसरा प्रश्न मेरा कहता है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए मैं रेखांकित अंश की व्याख्या भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखो हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर लिखेंगे कि बुरी संगति भयानक रोग की तरह है, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई तो वह पत्थर की चक्की की भांति इसके पैरों में बंध जाती है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। तो भाई इतना देखो मेरा रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है।
और उसके बाद आगे देख लो, यहाँ पर लिखा है कि कुसंग साप, तीसरा प्रश्न देखो मेरा दिया है, साफ सन दिया है कि कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमसे पूछा गया है। तो भाई देखो यहाँ पर लिख देना कि बुरी संगति का प्रभाव विनाशकारी होता है। बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से छीड़ होता हुआ अच्छे बुरे उचित अनुचित को समझ को खो देता है। धीरे धीरे पतन के अंधकार भरे गर्त में गिरकर नष्ट हो जाता है। फिर दूसरा प्रश्न दिया, कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। यहाँ पर लिख देना उत्तर कि कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान, किंतु अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहु के समान होती है। तो ये देखो मैंने आप लोगों को बता दिया भाई, दोनों में से आप लोगों को जो अच्छा लगेगा आप लोग वो वाला सॉल्व कर लेना, है ना। दो में से आप लोगों को जो अच्छा लगेगा उसी को सॉल्व करना। अब यहाँ पर देखो मेरा अगला दिया प्रश्न दूसरा कहता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 × 2 मिलाकर 6 नंबर का पूछा जाएगा कि किलकत गान गुटरमनी आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, कबहू निरखी हरि आप छा कौसो पकड़न चाहत, है ना, पकड़न चाहत। किलकी हंसत रजत द्वय दतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की सजती, बाल दशा सुख निरखी, जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, आचरा तरलय ढांकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती। तो ये देखिए मेरा एक 6 नंबर का पद्यांश भी पूछा जाएगा, और इसको चलिए मैं पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देखो सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में देखो लिखेंगे कि प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है, और यहाँ पर बाप संधि रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या में लिख देना भाई कि श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि नंद द्वारा बनवाए गए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देख उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं और कभी उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं, है ना। तो इतना पढ़ने के बाद फिर आगे देखो, यहाँ पर आगे कहता है कि जब श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे 2 दांत बार बार दिखाई देते हैं जो अत्यंत सुंदर लगते हैं। इतना देखो मैंने आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या करा दी है, और रेखांकित अंश की व्याख्या करने के बाद फिर आगे देखो तीसरा प्रश्न हमसे देखो पूछा गया है। तीसरा प्रश्न कहता है कि उपर्युक्त पद्यांश में किसके बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। तो उत्तर में लिख देना कि उपर्युक्त पद्यांश में श्री कृष्ण जी के बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद अथवा करके मेरा दिया गया। अगला देखो यहाँ पर लिखा है सौरभ भीना जीना गीला। फिर आगे देखो आगे लिखा है कि लिपटा मृदुअंजन सदुकुल चल आंचल में झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूप से तेरा खनक के पास। तो ये देखिए मेरा हो जाता है, ये मेरा अथवा वाला पद्यांश हो जाता है। अब देखो भाई आगे फिर मैं बात करता हूँ। यहाँ पर देखो मेरा पहला प्रश्न दिया गया है, 3 प्रश्न इस पर पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न कहता है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न कहता है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में लिख देना कि प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक कविता से अवतरित है। तो भाई ये कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया है वर्षा सुंदरी के प्रति नामक शीर्षक कविता से लिया गया है। अब आगे देखो ऑप्शन लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे कि कवयित्री कहती हैं कि वर्षा रूपी नायिका ने कोहरे के रूप में एक सुगंधित पारदर्शक कुछ गीला सा हल्का काले रंग का वस्त्र धारण किया है। कोहरे के बीच चमकने वाले जुगनू ऐसे लगते हैं मानो वर्षा सुंदरी के हिलते हुए आंचल से सोने के फूल झर रहे हों। अच्छा देखो इतना सब कुछ करने के बाद अब मैं आगे ले चलता हूँ। आगे देखो फिर मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ पर देखो दिया है कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो भाई उपर्युक्त पंक्तियों में देखो मेरा श्रृंगार रस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो भाई 5 नंबर का संस्कृत सहित हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ से देखो इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थलम् अस्ति इत एवं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसुत मुगल युवराज द्वारा सिखो अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत् सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवाद पारसी भाषायां कारितः। तो ये देखो मेरा संस्कृत का गद्यांश था जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ करके सुना दिया है। ये मेरा संस्कृत का गद्यांश यहाँ से लेकर यहाँ तक था।
अब चलिए मैं इसको सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। इसका सबसे पहले मैं आप लोगों को संदर्भ बताऊंगा कि इसका संदर्भ कैसे लिखना है, क्योंकि भाई 5 नंबर का आएगा। इसका संदर्भ देखो कैसे लिखते हैं, संदर्भ देख लो। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संदर्भ, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, और इसमें हमारे वाराणसी के महत्व के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। हिंदी में अनुवाद लिख देना कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। जो हमारे मुगल युवराज जो दारा सिकोह ने यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था, जो मुगल युवराज जो दारा सिकोह जो थे, वो यहाँ पर आकर के उन्होंने यहाँ पर दर्शन भी किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करा दिया है। तो इतना सब कुछ करने के बाद फिर भाई आगे देख लो, अथवा करके दिया गया है, अथवा करके दिया गया है। अथवा करके लिखा है कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समय नवा नवा विचारधारां स्वीकरोति, नवा शक्ति च प्राप्नोति, अत्र दुराग्रहे नास्ति यत् युक्तियुक्तं कल्याणकरी तच्च तत्र सहर्षं गृहीतं भवति। एतस्या गतिशीलताया रस्यां मानवजीवनस्य शाश्वतमूल्येषु निहितं तद् यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव विचारे औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेति। अब देखो भाई, इसका सबसे पहले मैं आप लोगों को संदर्भ बताऊंगा, दो में से आप लोगों को एक का ही उत्तर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका संदर्भ का मतलब कि इसका वो लिखा देता हूँ। तो चलिए भाई इसका देख लो संदर्भ कैसे लिखते हैं कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद कर देना कि हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। यहाँ हट नहीं है, जो उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार होता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में संभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता होती है। तो भाई इतना मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का आएगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अच्छा भाई, इतना सब कुछ करने के बाद फिर इसका देखो संदर्भ देखो ऐसे लिख देना। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संदर्भ, संदर्भ में लिख देना कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद कर देना कि सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सबका कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो। अच्छा, इतना सब कुछ करने के बाद फिर भाई मेरा एक और अथवा करके पूछा गया है। अथवा करके कहता है कि किंस्विद गुरुतरम भूमि, किंस्विद दूचित्रम च खात, किंस्विद शीघ्रतरम वातात, किंस्विद बहुतरम तृणात्। ये मेरा अथवा करके दिया गया है। तो आप लोग दो में से एक को सॉल्व कर लेना, चाहे ऊपर वाला सॉल्व करना है या फिर नीचे वाला सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो संदर्भ लिखते हैं, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। तो वह इसको मैंने जो आप लोगों का जो चैप्टर है जीवन सूत्राणी, तो इसको जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उठाया गया है। अब आगे देखो, यहाँ पर लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद कर देना कि पृथ्वी से बढ़कर कौन है, आकाश से अधिक ऊंचा कौन है, वायु से तीव्रगामी कौन है और तिनके से भी अधिक घना कौन है। इतना मेरा बन जाता है। अब आगे देखो, ये भाई आप लोगों का खंड काव्य है। खंड काव्य आप लोगों का पेपर में 3 नंबर का खंड काव्य भी आएगा। देखो अपने आप लिखा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये सारे के सारे खंड काव्य, इनको आप लोग तैयार कर लीजिए, है ना। अच्छा, खंड काव्य के बाद अब मैं सीधा आप लोगों को ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करो। भाई 5 नंबर का मेरा जीवन परिचय आएगा, है ना। तो 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा, जिसमें देखो मेरा जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार करना है आप लोगों को। तो सबसे पहले देखो मैं आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बता देता हूँ। तो आप लोग भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लो। यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान का है अगोना बस्ती, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 को इनकी मृत्यु हो जाती है। रचनाएं देख लो, चिंतामणि, विचार भी थी, रसमीमांसा, त्रिवेणी, ये सारे के सारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हो जाएंगी।
अब आगे देखो और भी मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। रामचंद्र शुक्ल 4 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ हमीरपुर चले गए और हमीरपुर में ही रामचंद्र शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई। तो भाई ये जो थे ये 4 वर्ष की आयु में अपने पिताजी के साथ हमीरपुर चले गए और हमीरपुर में ही इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। 1892 ईस्वी में उनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानून गो के पद पर हो गई और इसके बाद फिर 1921 में रामचंद्र शुक्ल ने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अपना नाम लिखाया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए काशी आ गए। कुछ ही दिनों तक काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का भी संपादन किया। श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 को उनका देहावसान हो जाता है। ये रचनाएं देख लो, इनकी सारी रचनाएं हैं रश्मिमासा, चिंतामणि। अब देखो आगे फिर मैं बात करता हूँ। यहाँ से देखो आप लोगों का 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय भी पूछा जाएगा। तो देखो सूरदास, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी। तुलसीदास जी का जीवन परिचय मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय देख लीजिए। ये है देखो भाई तुलसीदास जी का जीवन परिचय है ना। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो भाई तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान का तो राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी, पिता आत्माराम दुबे, गुरु नरहरिदास। तो भाई तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास था। ये देखो इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। रचनाएं देख लो, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हो जाएंगी। इनका जीवन परिचय यहाँ से लिख देना कि तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इसके बाद देखो अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण के माता पिता ने इनको त्याग दिया था। स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान जैसे कि विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बीता। इनकी मृत्यु का मतलब कि 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये देखो सारी से रचनाएं देख लो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, रचनाएं देख लो भाई, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, इनकी सारी से रचनाएं हो जाएंगी है ना। रचना के बाद फिर आगे देखो मतलब एक श्लोक भी लिखना है, 2 नंबर का श्लोक आएगा। शायर की सफाई पर पत्र लेखन आएगा। अपने बड़े भाई के मित्र में के लिए पत्र लेखन आएगा, तो कोई भी पत्र लेखन लिख देना। इसके बाद आगे ये संस्कृत के प्रश्न उत्तर हैं। अब ये देखो ये हमारा यहाँ पर पूछा गया है कि फिर मेरा पूछा गया यहाँ पर देखो कहता है कि निबंध लिखिए भाई। निबंध 7 नंबर का निबंध आता है। पर्यावरण, प्रदूषण, विज्ञान, अभिशाप, विवर्तन, वृक्षारोपण का महत्व, जनसंख्या वृद्धि। तो इन पर आप लोग निबंध तैयार कर लीजिए भाई। और ये था आप लोगों का 18 फरवरी का एक वायरल पेपर जिसको मैंने पूरा का पूरा सॉल्व भी करा दिया है। तो चलिए भाई आज के इस क्लास को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ।